एसएससी पायनियर में आपका फिर से स्वागत है। ये आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 500 क्वेश्चनों की सीरीज चली है, जिसका आज दिन चौथा है। और पहला क्वेश्चन ये है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। प्रवर्तक का मतलब होता है कि गुप्त वंश का पहला शासक कौन था। तो गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का पहला शासक था, और इसके बेटे का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। और वही चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो वो वैसे श्रीगुप्त के बारे में वैसे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस उसके बारे में एक ही जानकारी है कि वह गुप्त वंश का जो था प्रवर्तक था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश के समय में कला और स्थापत्य जो था वो जो अपने चरम पे था। तो गुप्त वंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त शासक जो थे वो संस्कृत का उपयोग करते थे। और अगर बात किया जाए गुप्त वंश के राजकीय चिन्ह की, तो वो गरुड़ था। और अजंता की जो कुछ गुफाएं होती हैं वो भी गुप्तकालीन ही थी। जिस अजंता में टोटल 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं गुप्त वंश में। और गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त था। और गुप्त वंश को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये है गुप्त वंश के बारे में कुछ जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। तो गुप्त वंश में आर्यभट्ट जो था वो गणितज्ञ था, महान गणितज्ञ था आर्यभट्ट, जिसने जीरो की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और इसका जो शासनकाल था वो 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक था। इसका विवाह ध्रुव देवी से हुआ था। ध्रुव देवी से इसका विवाह हुआ था। और इसका अन्य नाम देवगुप्त था। देवगुप्त इसका अन्य नाम था। और इसकी पुत्री का नाम था प्रभावती। और जो मेहरौली में लौ चिन्ह है, लौ पिलर है, उसमें जिस गुप्त शासक का नाम अंकित है वह एक गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। और इसी को ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश का वह राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो वही था, यही चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के राजमहल में 9 रत्न हुआ करते थे। कालिदास, बारामीर, धन्वंतरी, छपड़क, शंकु, घटकर, अमर सिंह, ऐसे जैसे 9 रत्न थे। और इसी के समय में चीनी यात्री फाहियान जो था भारत में आया था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो गुप्त संवत जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम के समय में स्थापित किया गया था। स्थापित कब किया गया था? 319 या 320, इसमें थोड़ा सा संदेह है। 320 ईस्वी में क्या किया गया था? गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। हुआ किसके समय में था? चंद्रगुप्त प्रथम के समय में था। यही चंद्रगुप्त प्रथम था जिसको महाराजा धीराज की उपाधि थी। और यह गुप्त वंश का दूसरा शासक था। यह श्रीगुप्त का पुत्र था। और अगर बात की जाए गुप्त वंश की शुरुआत जो थी वो हुई थी 275 ईस्वी में। ये 275 ईस्वी से शुरू होके और 550 ईस्वी तक गुप्त वंश चला था। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी से हुआ था। और इसने ही राजा रानी प्रकार का सिक्का चलवाया था। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ही था जिसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलवाया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। तो गुप्त काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये वही चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य थे जिनमें 9 रत्न थे, और इन्हीं के समय में चीनी यात्री फायान भारत में आया था। कुछ और यात्री थे, क्योंकि उनका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आया था वो फायान आया था। फायान के बाद ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में आया था भारत में। उसके बाद इत्सिंग और मार्को पोलो, पहले इत्सिंग फिर मार्को पोलो, यानी कि पहले आया फायान, फिर आया ह्वेनसांग, फिर आया इत्सिंग, फिर आया मार्को पोलो। तो ये क्रम था तीर्थयात्रियों के आने का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो इसलिए गुप्त वंश के शासकों के सिक्के जो थे संगीत के प्रति उनका प्रेम दिखाते हैं, और गुप्त वंश में ही क्या कला और स्थापत्य जो था अपने चरम सीमा पे था। तो ऐसे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हमारे बहुत अच्छे अपडेट मिलते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे कौन? बाणभट्ट। अब अगर हर्षवर्धन की बात किया जाए तो हर्षवर्धन ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के शासक थे, और ये जो थे 606 ईस्वी में गद्दी पे बैठे थे, और 647 ईस्वी तक क्या हुए थे? गद्दी पे बैठे रहे थे। हर्षवर्धन ही था वो शासक था जो पहले कन्नौज को राजधानी बनवाया था, थानेश्वर से कन्नौज ले गया था, और पुलकेशिन द्वितीय जो था उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर क्या कर दिया था? हरा दिया था। हर्षवर्धन ने पुस्तकें भी लिखी हैं, और हर्षवर्धन की जो 3 पुस्तकें थी, नागानंग, रत्नावती और प्रियदर्शिका, ये बहुत ही फेमस हुई थी। और चीनी यात्री ह्वेनसांग जो कि 629 में चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के ही समय में भारत में आया था। और इसने किया क्या था? भारत को इंतु कहा था, इंतु। और अपनी यात्रा का वर्णन जो था उसने एक किताब लिखी थी, CU में की थी। भारत यात्रा का वर्णन कौन? ह्वेनसांग ने अपनी किताब CU में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करता था? सबको पता है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पे आयोजित करता था? प्रयाग में। पहले इसका नाम इलाहाबाद का नाम प्रयाग था, बाद में उसका नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया गया था। अभी हाल ही में योगी सरकार ने उसको फिर से प्रयागराज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी, इसका लेखक कौन था? तो कादम्बरी का लेखक था बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो हर्षवर्धन के दरबार में जो कवि था उसका नाम था बाणभट्ट, और इसी ने ही कादम्बरी की रचना की है। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? तो किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? मैंने अभी बताया रत्नावली की रचना बिल्कुल हर्षवर्धन ने की है, प्रियदर्शिका बिल्कुल की है, नागानद इसकी भी रचना हर्षवर्धन ने की है। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? एक कन्नौज सभा की गई थी, हर्ष ने कन्नौज सभा एक आयोजित की थी, वो किसके सम्मान में की गई थी? तो हर्ष ने जो कन्नौज सभा की थी वे ह्वेनसांग के, और आपको पता है कि 629 ईस्वी में ह्वेनसांग क्या हुआ था? भारत में आया था। 629 से 645 ईस्वी तक वह भारत में रहा था, और इसी ने भारत को इंतु कहा था, और CU में अपनी भारत की यात्रा का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल दाब मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। अगला है, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिकाएं होती? तो अमीबा में सिर्फ अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसलिए इसमें सिर्फ एक कोशिका होती है अमीबा में। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? तो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य 1963 में भारत का विधिवत राज्य नागालैंड बन गया था।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मालीगांव का स्टेशन उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो सेम उसी तरह राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये आज के कुल 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ऐसे वीडियो पाने के लिए और अगले वीडियो को देखने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ रेगुलर अपडेट मिलता रहता है और वहाँ इस वीडियो की PDF भी आपको मिल जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।